गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो भाई सारे? उम्मीद करता हूँ सारे बहुत अच्छे से होंगे और घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सीरीज हमने चलाई हुई है जिसके हमने 9 लेक्चर ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। बहुत अच्छी जो चीज़ें थी, जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो मैक्सिमम हमारा हो चुका है। मोर देन हाफ ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 4-5 लेक्चर में आपकी यूनिट कंप्लीट करा दी जाएगी। अभी देखो लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, जो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थी। सीधे डेरिवेशन थे और वहाँ से यूनिट्स निकालने थी, फॉर्मूलाज थे, डेफिनेशन छोटी छोटी याद करनी थी। ये कुछ कंक्लूजन था पिछले लेक्चर का। अगर आपको याद नहीं है तो एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो मेरा नाम है मनीष कुमार, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको केमिस्ट्री। शुरू किया हुआ हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और लेक्चर नंबर 10, 12th क्लास, सीबीएसई। और ये आपका सेकेंड यूनिट अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस ऑफ सीबीएसई केमिस्ट्री। तो स्वागत आप सभी का हमारे चैनल इंसेप्शन एकारम में। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम देखेंगे ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था V इक्वल टू आई आर। वहां से रेजिस्टेंस पता चला था। रेजिस्टेंस क्या है? जो हमारे जो चार्ज कैरियर पार्टिकल उनको हिंड्रेंस करे, उनको रोके, जितना भी उसका इफेक्ट होगा, जितना रोकने की कोशिश करेगा उसको किस में मेजर करेंगे? रेजिस्टेंस में। कि हिंड्रेंस पावर कितना उसको रोक रहा है, वो जो मूवमेंट है। बताया था, अच्छे से समझाया था, पढ़ना। रेजिस्टेंस को निकाला तो हमने पता चला कि रेजिस्टेंस वो किसके बराबर होता है? रेजिस्टेंस होता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और रेजिस्टेंस होता है एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनको मिला के हमने जो बनाया था एक डेरिवेशन, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A। और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया तो रो L बाय A आया था। यही तो आया था हमारे पास। तो यहाँ से भी R आया था, यहाँ से भी R आ गया था। तो ये जो टर्म आई थी इसको बोला था हमने रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका क्या बताया था? इसकी वैल्यू रो इज इक्वल टू R A बाय L। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, और लेंथ अगर 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्रॉस सेक्शन का एरिया है, तो उसके लिए जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। ये हमने पढ़ा था। उसके बाद जो रो था, रो से हमने क्या निकाला? रो से हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी से हमने निकाला कंडक्टेंस। कंडक्टेंस या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या था? R 1 बाय R। कंडक्टेंस क्या था? G होता 1 बाय R। तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल था कंडक्टेंस। और रेजिस्टिविटी का क्या था? कप्पा 1 बाय रो। ये क्या था? कप्पा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, ये क्या थी? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। ये क्या? रेजिस्टेंस। ये क्या? कंडक्टेंस। ये सब हमने पढ़ लिया था। लेकिन देखो एक चीज इन सब में इस दौरान हमने छोड़ दी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बहुत ही छोटे क्वेश्चंस में पूछ लेती है। एक सेल कांस्टेंट क्या टर्म है? एक होती है सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट देखो याद कर लेना, जो हमारा फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो L बाय A। इस फॉर्मूला को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भैया। इसमें जो ये टर्म है L बाय A, इसको बोल दिया जाता है सेल कांस्टेंट। इसको बोल दिया जाता है सेल कांस्टेंट। और ये क्या होती है? रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस ऑफ एनी आर्बिट्रेरी जो भी मेटल होगा सब्सटेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टिविटी एंड सेल कांस्टेंट। ये जो L बाय A है, कंप्लीट होल टर्म, इसको बोला जाता है सेल कांस्टेंट। अगर डेफिनेशन इसकी लिखना चाहो तो डेफिनेशन में लिखो सेल कांस्टेंट इज ए fixed quantity for as a particular cell and is defined as, कैसे करोगे? as देखना दिख रहा है या नहीं? as is defined as, एक लाइन और आ जाएगी। and is defined as कैसे कैसे डिफाइन करो? किस किस का प्रोडक्ट होगा? the distance between, as the distance between, किस किस के बीच का डिस्टेंस बताओ? two parallel electrodes of a cell, two parallel electrodes of a cell। और किसके बीच का? देखो two parallel electrodes of the cell के बीच का ये L होगी ना, लेंथ। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए है। ये हम उसके लिए बता रहे थे कि कोई मेटल का है, कैसा? मेटालिक कंडक्टर। और ये जो डेफिनेशन सेल कांस्टेंट की है वो लिखवा रहे हैं हम इलेक्ट्रोलाइट के लिए। कि मान लो एक बीकर है या कोई एक ऐसा है जिसमें एक सॉल्यूशन भरा है इलेक्ट्रोलाइट, तो किस इलेक्ट्रोलाइट का वो जो होगा सेल कांस्टेंट वो कितना होगा? वो होगा
इज अ पर्टिकुलर सेल एंड इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल इलेक्ट्रोड्स। मान ले दो ये पैरेलल इलेक्ट्रोड्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस और किसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका जो एरिया, इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो किसके बराबर होगा, सेल कांस्टेंट के बराबर होगा, और ये फिक्स्ड क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल, इलेक्ट्रोड ऑफ अ सेल डिवाइडेड बाय द डिवाइडेड, देखो वो प्रोडक्ट बोल दिया मिस्टेक से, वो डिवाइड होगा, एल बाय ए है ना, एल इंटू ए नहीं है, सॉरी, एल बाय ए डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका, ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तो मेरे ख्याल में सेल कांस्टेंट का आपको डेफिनेशन लिख लेना। इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगी, या फिर मेटालिक के लिए, मेटालिक के लिए ये कोई मान लो हमारे वायर है, एक मेटल की वायर है, इसके लिए सेल कांस्टेंट कैसे निकालोगे कि भाई इसकी जो लेंथ है, ये एक तो लेंथ होगी, एक एरिया कांस्टेंट है, तो देखो किस किस का है, एल बाय ए, इस लेंथ को, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सर्कल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इससे डिवाइड कर दो, सेल कांस्टेंट आ जाएगा। ये तो है मेटालिक कंडक्टर। अब कह के एक हमारे पास सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसका बताओ भाई, उसके लिए क्या करोगे, वो जो कोई भी इलेक्ट्रोड होंगे, ऐसे तो होंगे दो इलेक्ट्रोड, बीच में कुछ भरा होगा हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट जिस एरिया में भरा होगा वो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये इसकी जो इलेक्ट्रोड की लेंथ होगी वो एल हो जाएगी। तो उसके लिए हम ये डेफिनेशन लिख लो, हो जाएगा सेल कांस्टेंट। देखो इसको थोड़ा पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसको। सेल कांस्टेंट इज ए फिक्स्ड क्वांटिटी फॉर अ पर्टिकुलर सेल and is defined as the distance between two parallel electrodes of a cell divided by the area of cross section of electrodes। तो आप लोग सेल कांस्टेंट की ये लिख लेना। यूनिट्स क्या है ये बताओ भाई, सेल कांस्टेंट क्या है, यही तो टर्म एल बाय ए, एल की क्या यूनिट होती है, सेंटीमीटर या मीटर, और अगर एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर इनवर्स, सेल कांस्टेंट यूनिट हो जाएगी। तो इस तरह से आप ये कर लो। आज का जो लेक्चर अभी हम शुरू करते हैं, ये सब चीजें हमने पुराने वाली अभी तक रिकैप की थी एक बार, कि आप सभी का रिवाइज हो जाए, आप सब आराम से एक बार फिर से वापस फ्लो में आ जाओ। अब देखो इसको मिटा देते हैं, साफ कर देते हैं। आज का जो टॉपिक हम चार चीजें पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी से आप लोग समझोगे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का क्या मतलब है, देखो डेफिनेशन लिख लो फिर मैं समझाता हूँ। It is defined as the conducting power of all the ions, conducting power of all the ions present in a solution having 1 gram equivalent of electrolyte. Important term है, 1 gram equivalent of any electrolyte. 1 ग्राम इक्विवेलेंट लो एक इलेक्ट्रोलाइट का, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेट आप सॉल्यूशन में पढ़ चुके हो, सॉल्यूशन जो यूनिट है सेकंड पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ोगे तो वहां पे आप बता दिया जाएगा इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कोई इलेक्ट्रोलाइट है, एक सॉल्यूशन हमने, उस सॉल्यूशन में ये यहाँ पे एक्वा सॉल्यूशन है, ये इलेक्ट्रोलाइट डाल रखा 1 ग्राम। अब इस सॉल्यूशन में अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, इलेक्ट्रोलाइट केवल 1 ग्राम है, तो इस सॉल्यूशन में जितने भी आयंस बनेंगे, उस 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के जितने भी आयंस बनेंगे, वो सब मिलके जितने भी क्या करेंगे, कंडक्टिंग पावर बनाएंगे, सब मिलके जितने भी कंडक्टिंग पावर बनाएंगे वो क्या होगी, वो होगी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऐसे समझो कि 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट जितना भी कंडक्शन शो करेगा वो होगी क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी शो करेंगे इसको। इसका नोटेशन है लैम्बडा इक्विवेलेंट। कुछ एक बुक्स ऐसे लिख सकती है लैम्बडा को, कुछ एक ऐसे लिख सकती है, आपकी मर्जी कैसे भी लिखो, लेकिन थ्रू आउट आपको पूरी यूनिट में सेम डिनोशन यूज करनी है। ऐसा नहीं कहीं पे ये कर रहे हो कहीं पे ये, मर्जी आपकी। नीचे लिखना पड़ेगा इक्विवेलेंट क्या हो, तो ये हो जाएगी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कर लोगे। दूसरा ये तो होगी इसको समझने वाली डेफिनेशन, एक बार और समझते हैं इसको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को। देखो ये हमारा एक क्यूब है, एक क्यूबिकल वो है हमारे पास, इलेक्ट्रोड डले हुए हैं, क्यूबिकल बॉक्स टाइप बिकट है हमारे पास, जिसमें हमने कंडक्टिविटी मेजर करनी है। अब मान लो इसका जो वॉल्यूम है वो है 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब। हमने इसमें डाल दिया 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। अब देखो इसकी कंडक्टिंग पावर जो भी आएगी, जो भी इसकी कंडक्टिविटी होगी, क्योंकि 1 ग्राम है, वो क्या होगी,
इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी। 1 ग्राम है ना, तो हमेशा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी। अगर इलेक्ट्रोलाइट के अमाउंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट है तो हमेशा क्या होगी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी करेगा शो। अब मान लो इसकी निकालवाए आपसे, कोई स्पेसिफिक कंडक्टिविटी निकालो, आप कप्पा निकालो इसके लिए। कप्पा कप्पा की क्या वैल्यू थी, देखो कप्पा क्या है, 1/रो, यही तो होती है कप्पा, 1/रो। रो क्या है, रो क्या है, आर, देखो A/L, आर ए वाई, समझ लेना। ये क्या था, 1 सेंटीमीटर क्यूब एरिया था, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट डाल दे। मैं कह रहा हूं ये इसकी जो भी कंडक्टिविटी बनेगी वो क्या होगी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बनेगी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बनाएगी। 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट को जब हम 1 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम वाले किसी भी उसमें डालेंगे, तो बीकर होगा या हमारे पास कोई भी बर्तन होगा। अब मैं कह रहा हूं इसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी निकालो। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कैसे निकालोगे, कप्पा, कप्पा क्या होता है, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल 1/रो। रो का क्या फॉर्मूला है, AR/L। यहां से रो निकालो। ए क्या है, एरिया क्या है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ क्या है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब का क्या मतलब है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर, तीनों 1/1। तो इनको सारे की वैल्यू पुट करेंगे तो रो क्या आ जाएगा, आर के बराबर आ जाएगा। रो आर के बराबर आ जाएगा। जो उसका रेजिस्टेंस वो उसकी रेजिस्टिविटी, यही तो होगा। अगर रो आर के बराबर आ गया तो यहाँ पे रो की वैल्यू रख दो, 1/r हो गया। 1/r क्या होता है, जी होता है 1/r। तो ये कप्पा किसके बराबर आ जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी के बराबर आ गई, और वही हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मतलब अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब के किसी वॉल्यूम में 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, तो जो कंडक्टिविटी आएगी वो ही हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी, वो हमारी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होगी। इस बात को आपको समझ में ले लेना चाहिए। अगर समझ में नहीं आया है तो वापस करो वीडियो को, फिर से देखो, जरूर समझ में आ जाएगा। नहीं आया फिर से वापस करो, फिर से देखो, जरूर समझ में आ जाएगा। या फिर कमेंट सेक्शन में या फिर मैसेज पे मुझसे डाउट लाओ, ठीक है। अभी देखो दूसरा, ये क्यों हमारा, ये क्यों हमने थोड़ा बड़ा कर दिया भाई। इसका मान लो एरिया हो गया, इसका आ गया 9 सेंटीमीटर क्यूब का है, 9 सेंटीमीटर क्यूब का। बोला कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट इसमें डाला, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट 9 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम वाले किसी बर्तन में डाल दिया। पहले था 1 सेंटीमीटर क्यूब कि 1/1/1, अब आ गया हमारे पास 9 सेंटीमीटर क्यूब। कैसे समझ सकते हो, 3 3 1 कर लो, हो जाएगा। अब ये बड़ा हो गया, लेकिन इसमें डाला क्या, वही 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट डाला। यहां भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट था। अब बात बोले कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बताओ इसकी, तो इसकी भी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वही होगी जो इस कंप्लीट की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी। भाई क्या है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट की, 1 ग्राम इक्विवेलेंट जितने भी आयंस होंगे ना, वो टोटल जितनी भी कंडक्टिविटी शो कर रहे होंगे, टोटल आयंस, चाहे बर्तन कितना भी बड़ा हो, वो उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी। 1 ग्राम होना चाहिए बशर्ते, हो गया। यहां भी उतनी थी, यहां भी उतनी है, क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। उसका वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं, उसका मतलब है 1 ग्राम से 1 ग्राम होना चाहिए। यहाँ भी 1 ग्राम था तो उतनी है, यहाँ भी उतना है, 1 ग्राम है तो उतना ही है। लेकिन यहाँ पे अगर आपसे कहे कि स्पेसिफिक निकालो भाई, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, अब दिक्कत आ जाएगी। स्पेसिफिक के लिए 1 वाला मामला जरूरी है, वॉल्यूम वाला मामला 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो स्पेसिफिक के लिए अब इसका एक हिस्सा ही होगा 1/9, या जो भी हम कैलकुलेट करेंगे यहां से निकालना पड़ेगा। यहाँ अब स्पेसिफिक में A/L है ना, जो ये वैल्यू, ये 1 1 नहीं होगी। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, एरिया कितना हो जाएगा, 3 × 1 / 3 या 1, जो भी होगा, अलग अलग वैल्यू होगी। कहने का मतलब है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी किस पे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट पे, इलेक्ट्रोलाइट के अमाउंट पे। जबकि दूसरी जो हमारी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो डिपेंड करती है वॉल्यूम से। यहाँ पे ये समझने वाली बात है, आपको बस इतना समझना है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए आप 1 ग्राम ढूंढो, और उसके लिए आप उनका जो भी वॉल्यूम A/L/R जो भी रिलेशन, इनके लिए जो जरूरी टर्मिनोलॉजी है वो पढ़ो, कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का जो भी कॉन्सेप्ट है वो हो गया। तो एक बार इसको ढंग से समझ के देखो। देखो भाई, वो डेफिनेशन आप सभी लोगों ने लिख ली होगी जो ऊपर लिखी हुई थी कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए कि किस किस का कितना अमाउंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का होगा। एक और डेफिनेशन लिख लो उसके अलावा दूसरी,
कि इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की मैं आपको काम आने वाली है, एक तरह शॉर्टकट टाइप सीधा न्यूमेरिकल आपको सोल्व करने का है, वो समझने का मेथड था। समझ में आ गया होता क्या है? अब न्यूमेरिकल कैसे करेंगे उसका फॉर्मूला देख लो। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में होना चाहिए? ml में। कि किसका प्रोडक्ट है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड द वॉल्यूम इन ml ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। कोई भी सॉल्यूशन जिसके अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, अगर उसका आपको क्या निकालना है? इक्विवेलेंट निकालना है, कंडक्टिविटी, तो क्या करोगे? उसकी वॉल्यूम को ml में किससे मल्टीप्लाई करोगे? स्पेसिफिक कंडक्टेंस से। सीधा आपका क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट इलेक्ट्रो कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आ जाएगी। हो जाएगा कि कोई सॉल्यूशन है और उसका आपको कंडक्टेंस ये पता है, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस पता है, और उसका वॉल्यूम पता है ml में, वहां से अगर आपको इक्विवेलेंट निकालना हो तो क्या करोगे? दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, बशर्ते वहां पे क्या हो? 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया गया हो। ठीक है। अभी इसमें आपको अगर कंसंट्रेशन दी गई हो कि भाई इतनी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है, तो उसके लिए सीधा फॉर्मूला, अगर कंसंट्रेशन को आप सी मान लो, कोई भी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन टर्म्स होती है नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, वहां से आपको निकालना पड़ता है। मोल फ्रैक्शन नहीं लेंगे, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी वो सब होते हैं। जनरली नॉर्मेलिटी या मोलरिटी दी जाती है। तो अगर सी कंसंट्रेशन है, कुछ भी अमाउंट है, तो उसके लिए अगर आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है तो फॉर्मूला है कप्पा इंटू 1000 बाय सी कंसंट्रेशन। कप्पा क्या है आपका? कप्पा क्या है? ये रहा कप्पा। बताओ क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। कब? जब हमारा वॉल्यूम होगा ml में, और डिवाइड कर देंगे कंसंट्रेशन से। एक न्यूमेरिकल देखेंगे बहुत जल्दी से। देखो द रेजिस्टेंस सभी लिखेंगे अपनी फेयर नोटबुक में, इसको सोल्व करेंगे कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए वन नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, ये है फॉर्मूला, छोड़ देते हैं। इसमें देखो गिवन क्या क्या पढ़ लेना। गिवन क्या क्या? रेजिस्टेंस दिया हुआ है 50 ओम, आर दिया हुआ है 50 ओम हमारे पास। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये पूछा हमें, ये हमें पता नहीं है। और इफ द टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स दिया इन सॉल्यूशन आर 2.1 सेंटीमीटर अपार्ट, डिस्टेंस दोनों के बीच का एक यहाँ है एक यहाँ है, 2.1 सेंटीमीटर अपार्ट दोनों, एंड हैविंग एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या है? क्रॉस सेक्शन 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एल क्या है? 2.1 सेंटीमीटर। ये हमारे पास गिवन डाटा है और हमसे ये पूछ रहा है वो, है ना? यही पूछ रहा है। तो हमें इसके लिए यहाँ क्या चाहिए? कप्पा चाहिए हमें, और क्या चाहिए हमें? कप्पा के अलावा और कुछ चाहिए ही नहीं। तो निकाल लो कप्पा। कप्पा क्या होता है? देखो कप्पा क्या होता है, कहाँ है कप्पा? 1 बाय रो, 1 बाय रो। रो क्या है? रो देखो कहाँ है? ए आर बाय एल, तो 1 बाय ए आर एल ऊपर चला जाएगा, ये तो होगा 1 बाय ए आर एल। तो यहां से करो सोल्व। क्या क्या दिया हुआ आपको? देखो इधर दिख रहा है, ये देखो 1 बाय एरिया कितना है? 4.2, आर कितना है? 50, एल कितनी है? 2.1। यही तो सब है, कर लो सोल्व। 2.1 से 2 पे चला जाएगा, 1 बाय 100। ये क्या आ गया? कप्पा। कप्पा आ गया हमारे पास 1 बाय 100। कर लोगे? स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी की वैल्यू आ गई 1 बाय 100, ये आ गया हमारे पास कप्पा। अब वो पूछ रहा है, साथ में दिया 1 नॉर्मल, कंसेंट्रेशन भी दी है, C इज इक्वल टू 1 नॉर्मल। ठीक है। अब वो क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि ये निकालो, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालने के लिए कह रहा है, निकाल दो भाई। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है? कंसेंट्रेशन दे रखी हो तो कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन, लगाओ वैल्यू। 1 बाय 100 तो हो गया हमारा कप्पा, मल्टीप्लाई बाय 1000। कंसेंट्रेशन क्या है? 1 नॉर्मल, 1 से डिवाइड कर दो तो 100 2 0, ये आ गया 10, और हमारा आंसर क्या होगा? 10। जो हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी हमारी 10 होगी इस तरह के किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए, या किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए जिसमें इलेक्ट्रोड डिप है 2.1 सेंटीमीटर अपार्ट और 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्रॉस सेक्शन वाले। हो जाएगा न्यूमेरिकल, इसको एक बार प्रैक्टिस करना। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म हमारी, अगली जो टर्म है हमारी मोलर कंडक्टेंस, या वो क्या थी हमारी? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। और ये क्या है? मोलर कंडक्टेंस। देखो इक्विवेलेंट में क्या था? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होता था। मोलर होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा मोलर से क्या बनता है। मोलर मतलब कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन टर्म है, मोल्स, मोल्स कंसीडर होंगे वहां पे।
तो देखो डेफिनेशन सिंपल सीधी सी, सेम वही प्रोसीजर है। वहां 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए था, यहाँ पे 1 मोल के लिए होगा। देखो रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम से, उसको कर रहे थे लैम्डा ई क्यू से, ध्यान रखना। इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर्स ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन हैविंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कोई भी सॉल्यूशन जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, चाहे वो 10 सेंटीमीटर क्यूब का हो, चाहे 10 मीटर क्यूब का हो, अगर उसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके सभी आयंस जो भी उस सॉल्यूशन में होंगे, उनके द्वारा जितना भी कंडक्टेंस शो किया जा रहा होगा वो क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस हो जाएगा। इक्विवेलेंट में क्या था कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट के कारण जितना भी कंडक्टिंग पावर हो रही थी, कंडक्टेंस हो रहा था, वो सारा क्या था, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसकी दूसरी टर्म्स में क्या लिख सकते हैं हम, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड द वॉल्यूम वी इन ml इन विच कंटेन्स 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। सेम ग्राम वो जो हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस था उसकी तरह ही वहां क्या था, कंटेन्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ क्या है, कंटेन्स 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। सेम सब कुछ आप कोरिलेट करके पढ़ो। वहां पे 1 ग्राम अगर इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट है तो जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, अगर यहाँ पे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस। फॉर्मूला सेम वही, इसको कई बार म्यू से भी डिनोट कर देते हैं, आपका मन करे तो पढ़ लो, अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं होगा, कुछ बुक्स लिख देती है। रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा एम, वही होगा फॉर्मूला, कप्पा इंटू वी वॉल्यूम इन ml। अगर कंसंट्रेशन दी हुई है तो क्या हो जाएगा, मतलब कंसंट्रेशन दी हुई है तो इसको वी नहीं सी आएगा, यहाँ पे गलती से लिख दिया, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय सी। आपका होमवर्क है यूनिट्स निकालनी है, ग्राम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की और मोलर कंडक्टेंस की यूनिट्स आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आपको निकाल के अपने आप बताना है कि कप्पा यूनिट क्या होती है, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या लेंगे। कंसंट्रेशन मोल में है, वहां पे कंसंट्रेशन किस में थी, ग्राम इक्विवेलेंट में, तो कप्पा यूनिट है। यहां से निकाल लो वॉल्यूम की क्या होती है, कप्पा की क्या होती है, आप मुझे यूनिट्स निकाल के दिखाओ, इसकी यूनिट्स क्या होगी, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट लेक्चर में 1-2 न्यूमेरिकल इसके करेंगे, एक इनका रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, किसका इसका, एक तो मोलर कंडक्टेंस का और एक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का, और एक कोलरोच लॉ पढ़ लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपने ये वीडियो देखा और काफी थोड़ा सा ये न्यूमेरिकल पोर्शन का था, तो अगर समझ में नहीं आया तो रिपीट करके देख लेना, समझ में जरूर आ जाएगा। आपको ये न्यूमेरिकल जो एक कराया इसको प्रैक्टिस करना है, समझना है, ये सारे रिलेशन आपके टिप्स पे होने चाहिए जो जो हमने ड्राइव किए हैं। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपने वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।